हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रशांत खरिया। आज हम बात करने वाले हैं विश्व अस्थमा दिन के उपलब्ध में अस्थमा के बारे में। याद रखिए कि ये जो जानकारी दी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए है। ये किसी भी डॉक्टर का ऑप्शन नहीं है। हम आज जो बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में, तो कई बार ये सवाल आता है कि ये अस्थमा होता क्या है, मतलब क्या बच्चों में भी अस्थमा हो सकता है। सबसे पहला यस कि बच्चों में भी अस्थमा हो सकता है। तो इस टाइम पे ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अस्थमा होता क्या है। नॉर्मली अगर हम देखें तो जो एडल्ट्स होते हैं उनकी जो सांस की नली बोलते हैं वो ऐसी राउंड होती है, पूरी राउंड होती है, जिससे कि वो पूरा एयरवे प्रोटेक्ट होता है और उनको प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चों की एज छोटी होती है, इसलिए उनकी जो नीचे आप देख रहे हैं कि वो सांस की नली थोड़ी छोटी रहेगी। अस्थमा के अंदर ये हो जाता है कि जब अस्थमा बच्चों को जिनको भी होता है उन बच्चों को सांस की नली में सूजन जैसा आ जाता है। ऐसे सूजन आने से हम देख सकते हैं कि ऐसा थोड़ा सा नैरो हो जाता है वो पार्ट, और उनको सांस लेने में तकलीफ होना, खांसी आना, ये सब हो सकता है। तो ये अस्थमा होता है। अब देखा ये जाता है कि नॉर्मली 3 साल से बड़े बच्चों में ये अस्थमा होता है। तो अगर मेरे बच्चे को अस्थमा है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा। तो जैसे मैंने कहा वैसे याद रखिए कि ये अस्थमा जो है वो सांस की नली जिसमें स्वेलिंग आ जाने से, सूजन आ जाने से वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है और बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो बच्चों को सांस में तकलीफ जैसा लगेगा, कफिंग जैसा लगेगा। ये बच्चों में बुखार नहीं आता, लंबे टाइम के लिए खांसी आती है और बीच में बच्चा अच्छा भी रहता है। किसी किसी बच्चों में स्किन की एलर्जी हो जाती है, एलर्जी की वजह से सर्दी होती रहती है, एलर्जी की वजह से आंख में तकलीफ होती है, और ज़्यादातर टाइम पे ये तकलीफ रात में ज़्यादा हो जाती है या अर्ली मॉर्निंग हो जाती है। ये बच्चे कई बार बात करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तब भी उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इन बच्चों को अस्थमा हो सकता है। आपको बच्चे को डॉक्टर को मिलना चाहिए। अब क्यों होता है, मतलब बच्चों में अस्थमा क्यों होता है, ये बड़ों में होता है बराबर में, बच्चों में क्यों होता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो जेनेटिक फैक्टर है, मतलब जिनके घर में किसी भी रिलेटिव को अस्थमा है या स्किन एलर्जी है या बारी बारी सर्दी खांसी बहुत हो जाती है, एलर्जी की सर्दी हो जाती है, उन बच्चों में ये एलर्जी आ सकती है। बच्चों को धुआं, किसी भी चीज़ का धुआं हो, वो फिर सिर्फ अगरबत्ती का है या घर पे कोई स्टव है उसका है, या घर में कोई सिगरेट या बीड़ी पीते हैं उसकी वजह से सेकेंडरी स्मोक आता है, तो उससे भी सांस की नली जो होती है उसमें एलर्जी हो जाती है, सूजन आ जाती है और प्रॉब्लम होती है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, मतलब बाहर व्हीकल का जो धुआं होता है, या कई बार हम ऐसे देखते हैं कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो वहां पे जो खेल रहे होते हैं तो उसका जो गार्डन में कहीं खेल रहे हैं तो वहां पे जो फूल होते हैं उसके जो पोलोन्स या रजकंड बोलते हैं वो होते हैं, धूल मिट्टी होती है, आजू बाजू में कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो सीमेंट रेती की धूल होती है, कहीं पे कलर काम चल रहा है, पेंटिंग हो रहा है, इन सब की वजह से बच्चों को सांस में तकलीफ हो सकती है। किसी किसी घर में हमने ये देखा हुआ है कि वहाँ पे जो रुई होती है उसकी, ब्लैंकेट की, फर वाले कोई कपड़े हो उसकी, इवन घर में कोई पैट्स हो जैसे कि कुत्ता या बिल्ली हो तो उन सब से भी बच्चों को एलर्जी हो सकती है और फिर अस्थमा हो सकता है। कॉस्मेटिक आइटम्स जैसे कि पाउडर है, हेयर स्प्रे है, इन सब से भी बच्चों में अस्थमा हो सकता है। तो ये तो हमने देखा कि किस किस कारण से बच्चों को अस्थमा होता है। अब मेन चीज पे हम आते हैं कि अस्थमा की जब ट्रीटमेंट दी जाती है तो सबसे पहला क्वेश्चन पेरेंट्स जो पूछते हैं, क्या मेरे बच्चे को लाइफ टाइम ये बीमारी रहेगी। तो उसका क्लियर आंसर ये है कि जब बच्चे को अस्थमा होता है तो हम उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जो ट्रीटमेंट के अंदर मेनली इनहेलर दिए जाते हैं, और इनहेलर 2 टाइप के होते हैं जो 3 से 6 महीने के लिए दिए जाते हैं। ये इनहेलर देने के बाद बच्चे का रिस्पॉन्स कैसा है उसके ऊपर से ज़्यादातर पता चलता है कि ये रहेगी या फिर बीमारी अच्छी हो जाएगी। हमने ये देखा हुआ है कि अगर हमने जल्दी इनहेलर चालू किए हुए हैं तो उन बच्चों को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रिलीफ भी मिलती है और
पीछे की लाइफ में अस्थमा होने की संभावना भी कम है। तो ये इनहेलर होते क्या हैं? इनहेलर जो होते हैं वो उस टाइप की मेडिसिन है जिनको हम जब भी देते हैं बच्चों में, तब वो बच्चों की सांस की नली का जो स्वेलिंग आ रहा है उसको कम करते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, वैसे दो टाइप के इनहेलर होते हैं। एक इनहेलर को हम बोलते हैं कि रिलीवर इनहेलर्स और दूसरे को बोलते हैं कि प्रिवेंटर इनहेलर्स। तो दोनों में कंटेंट में फर्क होता है। जो प्रिवेंटर इनहेलर होते हैं उनके अंदर स्टेरॉइड्स आता है। उस स्टेरॉइड्स की मात्रा बहुत कम होती है, माइक्रोग्राम में होती है, और वो रोज देने होते हैं। बच्चा अच्छा है तो भी देना होता है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जब हम इनहेलर चालू करते हैं तो वो इनहेलर दो टाइप के हैं। उसमें से जो रेड कलर का इनहेलर नॉर्मली आता है उसके अंदर स्टेरॉइड्स हैं, और वो हमें सुबह शाम दोनों टाइम के लिए देना है और कंटिन्यू देना है। दूसरा जो होता है उसको हम रिलीवर बोलते हैं, जिसके अंदर ऐसी मेडिसिन आती है कि जो मेडिसिन एक्यूट अटैक में काम आती है। मतलब आपको जब भी एक्यूट अटैक अस्थमा का आ जाता है तो उस टाइम पे आप वो इनहेलर ले सकते हैं और बच्चे को दे सकते हैं, तो उससे अच्छा रहेगा। जब इनहेलर की बात हम कर रहे हैं तब बहुत सारे मिथ्स कम्युनिटी में रहते हैं, वो एड्रेस करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला मिथ जो कम्युनिटी में आता है वो ये होता है कि नहीं, अगर मैंने इनहेलर यूज किया या मेरे बच्चे को इनहेलर दिया तो उसको उसकी आदत पड़ जाए, हर बार देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। मैंने कहा वैसे जो इनहेलर रोज हम दे रहे हैं वो डोज माइक्रोग्राम्स में होता है, इसलिए बहुत आदत नहीं पड़ती, पर उसका कोर्स ही इस तरह का होता है कि उसको 3 से 6 महीने देना पड़ता है। अस्थमा में जो मेडिसिन हम नॉर्मली देते हैं, जो एक्यूट अटैक में इनहेलर्स देते हैं, किसी किसी बच्चे में नेबुलाइजर्स भी देने पड़ते हैं, पर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कफ की मेडिसिन लेते हैं। तो वो सारी मेडिसिन करती क्या है, कफ जब भी बच्चों को होता है तो ज्यादातर किस्सों में उनकी सांस की नली ऐसे छोटी हो जाती है। तो ये सांस की नली जब छोटी हो जाती है तो उसको नॉर्मल शेप में लाने के लिए ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे ये नॉर्मल शेप की हो। तो जो मेडिसिन मुंह से दी जाती है वो फूड पाइप से लेके स्टमक में जाएगी और वहां से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद वो लंग्स पे इफेक्ट करेगी, तो डोज बहुत ज्यादा देना पड़ता है। इसलिए इनहेलर डायरेक्टली दिए जाते हैं। मतलब इनहेलर जब हम देते हैं तो वो सांस की नली पे और लंग्स पे डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, तो इसलिए उनकी कोई साइड इफेक्ट्स होती नहीं है और डोज भी बहुत कम होता है। दूसरा ये होता है कि बच्चों में तो हम इनहेलर कैसे देंगे, हम देंगे ऐसे मुंह में बड़े ले लेते हैं, पर बच्चे कैसे लेंगे? तो यस, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए बच्चों को हम इनहेलर के साथ एक स्पेसर और एक मास्क लगा के देते हैं, जिससे वो बच्चे इजीली इनहेलर्स ले सकते हैं। बच्चे की एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे धीरे धीरे हम पहले मास्क निकाल देते हैं और फिर स्पेसर भी निकाल देते हैं और उनको इनहेलर्स दे सकते हैं। थोड़े बड़े बच्चों में हम रोटा कैप्स भी दे सकते हैं। जो सारी ट्रीटमेंट अस्थमा में बड़ों में देते हैं वही बच्चों में देनी होती है, पर उनका ड्यूरेशन मैंने बोला वैसे 3 से 6 महीने होता है, और वो देखते हैं कैसा रहता है, उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि कितने टाइम तक देना है। दूसरा, पेरेंट्स में ये मिथ होता है कि इनहेलर अगर हम देते हैं तो बच्चों का ग्रोथ अटक जाता है। एक्चुअली फैक्ट में देखा जाए तो इनहेलर देने से बच्चा बारी बारी बीमार नहीं होता है, तो उसका जो ग्रोथ होता है वो नॉर्मल रहता है। आप देखिए, काफी पेरेंट्स ऐसे होंगे जो ये इनहेलर बच्चों में यूज करते हैं और छुप छुप के करते हैं, मतलब छुपा के रखते हैं, सीक्रेटली यूज करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। उल्टा, जब हम सबको बता के रखते हैं कि मेरे बच्चे को अस्थमा है और उसको हम इनहेलर दे रहे हैं, तो जब कोई इमरजेंसी आई जिस वक्त पेरेंट्स नहीं है तो बाकी के पर्सन जो जिनको पता है वो उसकी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इनहेलर रेगुलर देने से ग्रोथ अच्छा रहता है और हाइट भी अच्छी बढ़ती है। सेलिब्रिटीज भी अभी तो एडवर्टाइज करते हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा 5'7" हाइट है, उसने अभी एक एडवर्टाइज किया था कि मुझे अस्थमा है पर मेरी हाइट अगर 5 फुट 7 इंच आपको कम लगती है तो फिर इनहेलर्स ग्रोथ कम करते हैं। और लड़कियों की अगर 5'7" हाइट है तो हम यही बोलते हैं कि बहुत अच्छी हाइट है। तो ये एक मिथ है, इनहेलर से ग्रोथ कम हो जाता है। सेकेंड ये होता है कि इनहेलर सिर्फ अटैक में यूज करो, ऐसा नहीं। हमने जैसे देखा दो टाइप के इनहेलर हैं, तो जो प्रिवेंटर है वो रोज देना है, और जो एक्यूट रिलीवर है उसको जब अटैक आता है तभी देना है। ये सारे इनहेलर्स होते हैं, उसके ऊपर एक नंबर होता है। वो नंबर में नॉर्मली किसी में 200 डोज होते हैं, किसी में 120 डोज होते हैं। तो वो डोज होते हैं उसके हिसाब से देने होते हैं। पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इनहेलर दे रहे हैं तो सबसे पहला फर्स्ट टाइम अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से शेक करें। शेक करने के बाद इनहेलर को एक बार दबा के देखें और उसमें से देखें कि वो अंदर से कुछ दवाई निकल रही है। बच्चों में जब हम स्पेसर यूज करने के लिए पेरेंट्स को बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं
कि उस स्पेसर में इनहेलर रख के 10 से 12 डोज पहले स्पेसर में ऐसे ही जाने दो, जिससे कि वो स्पेसर प्राइम हो जाएगा, उसमें दवाई थोड़ी सी इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेशर से वहां पे लग जाएगी, और फिर जब बच्चे को हम देंगे तब बच्चा इजीली लेते वक्त भी ये ध्यान रखना है कि बच्चे को नॉर्मल ब्रीथ कराते हैं, 5 से 7 नॉर्मल ब्रीथ कराते हैं, टाइडल वॉल्यूम ब्रीथ हम जिसको बोलते हैं, या तो एक आध मिनट के लिए बच्चे को रूटीनली अगर हम ऐसे देते हैं तो उसको इनहेलर बहुत अच्छे से चला जाता है। याद रखिए, अस्थमा बच्चों में होता है अगर हम उनके जो ट्रिगर, जैसे मैंने बोला था वैसे स्मोकिंग है या धुआं कुछ भी है, कोई पोलोन्स की एलर्जी है, ऐसी सब चीज़ों से दूर रखते हैं, ट्रिगर फैक्टर से दूर रखते हैं और उनको रेगुलर इनहेलर देते हैं, तो हम बच्चों की सांस नली नॉर्मल कर सकते हैं और प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, काफ़ी पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं मेरे बच्चे को अस्थमा है तो ये स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं ले पाएगा, तो ये भी मिथ है। हमने काफ़ी ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन देखे हैं जिनको इनहेलर है और वो जिनको अस्थमा है और वो रेगुलर इनहेलर यूज़ करते हैं, उसकी वजह से वो स्पोर्ट्स में अच्छी तरह से परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अगर अस्थमा है तो भी बच्चा एक्सरसाइज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी हमने जो इंफॉर्मेशन दी वो अस्थमा और उसके रिलेटेड सारी मेडिसिन के बारे में थी। अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे इस चैनल पे लिख सकते हैं और हम आपको इसके आंसर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।